क्या आपने कभी सोचा है कि यार जो सोलो लेवलिंग का यूनिवर्स है वो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है अगर गॉड को भी एग्जिस्ट ही नहीं करते इसके यूनिवर्स में। क्योंकि यार जो हमने देखा है सोलो लेवलिंग में वो काफी बेहतर था उसके बनाए गए खुद के डंजन और पोर्टल से। तो यार मैं बात कर रहा हूँ सोलो लेवलिंग के उस मिस्ट्री वाले हिस्ट्री के जिसे आप बिल्कुल भी नहीं जानते। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल ड्रैगन एनिमे। तो गाइस आज मैं बात करने वाला हूँ सोलो लेवलिंग के उस हिस्ट्री के जिसमें हमें पता चलेगा कि कैसे रूलर्स और शैडो मोनार्क बोर्न होते हैं, जिसकी वजह से एक ऐसा ट्रेजेडी होता है जहाँ पे ह्यूमंस डेंजर में है और जन्म होता है डंजन और गेट का। तो गाइस अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि ऐसा ही इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग वीडियो जो है वो आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार गाइस जब सोलो लेवलिंग का यूनिवर्स नहीं बना था, मेरा मतलब है जब डंजन और पोर्टल्स क्रिएट नहीं हुए थे ह्यूमंस वर्ल्ड में, तब सिर्फ एक ही बीइंग एग्जिस्ट करता था पूरे यूनिवर्स में, उसका नाम था एब्सोल्यूट बीइंग, जहाँ पे सिर्फ लाइटनेस और डार्कनेस ही एग्जिस्ट करते थे, जिसे आप सोलो लेवलिंग का गॉड भी कह सकते हो। तो यार ये जो एब्सोल्यूट बीइंग है वो किसी भी चीज को क्रिएट कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है, लेकिन वो उनके एग्जिस्टेंस में टांग नहीं अड़ा सकता। इसका मतलब ये है कि जो एब्सोल्यूट बीइंग है उसके भी कुछ लिमिटेशन है, लेकिन वो किसी और के थ्रू दूसरे के काम में टांग अड़ा सकता है और उन्हें बना भी सकता है और डिस्ट्रॉय कर भी सकता है। तो इसीलिए एब्सोल्यूट बीइंग यूनिवर्स में बैलेंस बनाने के लिए वो लाइटनेस से रूलर्स को और डार्कनेस से मोनार्क को बनाता है ताकि रूलर्स दुनिया को बचा सके और मोनार्क उसे डिस्ट्रॉय कर सके, ताकि जो एब्सोल्यूट बीइंग का बॉर्डम है वो भी खत्म हो जाए और उसे एंटरटेनमेंट मिलता रहे। तो जैसे ही रूलर्स और मोनार्क्स एग्जिस्टेंस में आते हैं वैसे ही उनके भी अपने अपने सोच और प्रिंसिपल होते हैं, जिसकी वजह से दोनों पावरफुल एग्जिस्टेंस के बीच वार हो जाती है और वो कंटिन्यूसली चलती रहती है और कभी खत्म ही नहीं होती। तो इसीलिए एक दिन एक रूलर द मोस्ट ब्रिलियंट फ्रैगमेंट ऑफ लाइट एब्सोल्यूट बीइंग के पास जाता है और उसे रिक्वेस्ट करता है कि क्या आप हमें थोड़ा सा और पावर दे सकते हैं ताकि हम इस वार को जीत जाए और मोनार्क को खत्म कर सके। लेकिन इस चीज से एब्सोल्यूट बीइंग को घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको एंटरटेनमेंट चाहिए था जो कि उसे मिल भी रहा था इस रूलर और मोनार्क के वार से। तो इसीलिए एब्सोल्यूट बीइंग इस बात पर कुछ नहीं बोलता और वहां से द मोस्ट ब्रिलियंट फ्रैगमेंट ऑफ लाइट को जाना पड़ता है। अब देखो यार जो एब्सोल्यूट बीइंग था उसके 3 कमांडमेंट्स थे। पहला जो कि था सभी को एब्सोल्यूट बीइंग को वर्शिप करना, दूसरा जो कि था एब्सोल्यूट बीइंग को प्रेस करना, और तीसरा एब्सोल्यूट बीइंग के लिए हमेशा लॉयल रहना, और जो भी इस कमांडमेंट को फॉलो नहीं करेगा वो मारा जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे रूलर सोचते हैं कि अगर सभी को लास्ट में मरना ही है तो इस कमांडमेंट को फॉलो करने से क्या फायदा, और इसीलिए सभी रूलर्स प्लान बनाते हैं एब्सोल्यूट बीइंग को मारने के लिए। लेकिन उनमें से एक रूलर एब्सोल्यूट बीइंग के लिए बहुत ही लॉयल होता है, जो कि सभी रूलर्स में सबसे पावरफुल होता है और उनका लीडर भी, जिसका नाम होता है एशबोर्न। और इसी वजह से एशबोर्न और सभी रूलर्स के बीच में बैटल शुरू हो जाता है, जहाँ पे एट द एंड एशबोर्न हार जाता है। लेकिन जैसे ही एशबोर्न मरने वाला होता है अचानक उसके बॉडी से एक डार्क ऑरा निकलना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा पावरफुल बन जाता है। और इसी पावर के साथ एशबोर्न एब्सोल्यूट बीइंग को बचाने जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है और एब्सोल्यूट बीइंग मारा जाता है। क्योंकि यार मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि एब्सोल्यूट बीइंग कुछ भी क्रिएट कर सकता है लेकिन वो लड़ नहीं सकता, और इसीलिए एट द एंड वो मारा जाता है। लेकिन अच्छी बात ये थी कि एब्सोल्यूट बीइंग को पता था कि जो एशबोर्न है रूलर्स का लीडर वो हमेशा से उसके लिए लॉयल रहेगा। तो इसीलिए एब्सोल्यूट बीइंग ने उसे एक स्पेशल पावर दी थी कि यार जब भी वो अराइज बोलेगा तब जितने भी उसके आसपास डेड बॉडी होगी वो उसके शैडो आर्मी का हिस्सा बन जाएगी और वो और भी ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। तो इसीलिए एब्सोल्यूट बीइंग के मरने के बाद एशबोर्न मोनार्क को ज्वाइन करता है ताकि वो रूलर्स को खत्म कर सके। और फिर दूसरी तरफ रूलर्स एब्सोल्यूट बीइंग के जितने भी पावरफुल टूल्स और वेपन्स होते हैं वो ले लेते हैं ताकि वो शैडो मोनार्क के अगेंस्ट यूज कर सके। और फिर ये सब होने के बाद फिर से रूलर्स और मोनार्क के बीच में वार शुरू हो जाता है, जहाँ पे शैडो मोनार्क डोमिनेट करता है रूलर्स पर। क्योंकि यार मोनार्क में एशबोर्न के ज्वाइन करने के बाद वो काफी ज्यादा पावरफुल हो गए थे, और जब भी उस वार में कोई मरता था तो यार एशबोर्न उसे अपने शैडो में ज्वाइन कर लेता था, जिसकी वजह से एक टाइम ऐसा आ गया था जहाँ पे एशबोर्न एक ऐसा अकेला बीइंग बन गया था जहाँ पे खुद रूलर्स और मोनार्क उसे डरने लगे थे। और फिर तभी डर की वजह से 2 पावरफुल मोनार्क फैंग मोनार्क और डेमन किंग बैरन लड़ते हैं शैडो मोनार्क से, जहाँ पे वो दोनों हार जाते हैं। और फिर शैडो मोनार्क एशबोर्न दोनों को कुत्ते की तरह मारता है, लेकिन किसी तरह फैंग मोनार्क वहाँ से भाग जाता है, और जो डेमन किंग बैरन होता है वो मर जाता है शैडो मोनार्क के हाथों से। और उसके मरने के बाद तुरंत वहीं पे रूलर्स आ जाते हैं, जहाँ पे सभी रूलर्स शैडो मोनार्क से माफी मांगते हैं और वापस रूलर्स बनने के लिए कहते हैं। लेकिन शैडो मोनार्क एशबोर्न उनके ऑफर को मना कर देता है और वो
वो वहाँ से चले जाता है और वहाँ से रूलर्स भी बिना कुछ कहे चले जाते हैं। फिर उसके बाद शेडो मोनार्क कुछ टाइम के लिए शांत हो जाता है और अपने शेडो आर्मी को रिबिल्ड करता है। फिर उसके बाद शेडो मोनार्क सभी मोनार्क के पास जाता है जहाँ पे ड्रैगन एम्पायर उसका अच्छे से वेलकम करता है। फिर कुछ टाइम बीत जाता है जहाँ पे मोनार्क अपनी आर्मी को फिर से रिबिल्ड करता है और जैसे ही मोनार्क की आर्मी कंप्लीट हो जाती है तो उन्हें एक जगह चाहिए होती है बैटल करने के लिए, जिसके बाद वो चुनते हैं अर्थ को। लेकिन जब तक रूलर्स अर्थ तक पहुंचते हैं सभी मोनार्क अर्थ को डिस्ट्रॉय कर चुके होते हैं। लेकिन यहाँ पे आता है एक ट्विस्ट। जो रूलर्स होते हैं उनके पास एक टूल होता है कप ऑफ रीइंकार्नेशन का, जो कि यार टाइम को पीछे कर सकता है। जहाँ पे यार काफी बार इस टूल का इस्तेमाल होता है, तो कभी मोनार्क जीतते हैं तो कभी रूलर्स, और यही सिलसिला काफी बार चलता रहता है। तो इसीलिए रूलर्स डिसाइड करते हैं कि वो ह्यूमंस को पावर देंगे, जिससे हम कहते हैं अवेकनिंग, जिसमें बहुत सारे पोर्टल्स खुलते हैं, डंजन्स खुलते हैं, जिसमें होते हैं मॉन्स्टर और उनको मारने के लिए होते हैं हंटर्स। और उन्हीं में से कुछ होते हैं हंटर जो कि यार रूलर्स और मोनार्क के वेसल बनते हैं, जिन्हें स्पेशल पावर दिया जाता है। लेकिन शेडो मोनार्क और मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन इतने ज्यादा पावरफुल थे कि यार उन्हें एक ह्यूमन वेसल ढूंढना भी काफी ज्यादा इम्पॉसिबल लग रहा था, क्योंकि यार जब भी कोई मोनार्क ह्यूमन वेसल ढूंढता है तो यार वो ह्यूमन उस पावर को हैंडल नहीं कर पाता और इंस्टेंटली मर जाता है। और फिर तभी यहाँ पे आता है आर्किटेक्ट, जो कि यार शेडो मोनार्क के लिए एक सिस्टम बनाता है जो कि ढूंढ सके ह्यूमन वेसल्स को, जो कि यार परफेक्ट हो शेडो मोनार्क के पावर के लिए। और फिर तभी ये सिस्टम चुनता है जिन्वू को, जहाँ से जर्नी शुरू होता है सोलो लेवलिंग की और जिन्वू के शेडो मोनार्क बनने की। तो यार बस आज के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो या फिर मुझसे कोई डिटेल मिस हो गया हो तो यार मुझे कमेंट सेक्शन पर जरूर बताना। उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। अगर पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। तो मिलते दोस्तों अगले वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए गुड बाय।